प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे। फिर भी अगर 2-4 पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। अभी एक नया ऐप आया है, देश के किसी भी मंदिर के पुजारी से उस ऐप के द्वारा आप अपने घर में पूजा करवा सकते हैं। नहीं कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म को मानिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सोचिएगा ना कि आप कौन से हिंदू होना चाहते हैं। जय श्री राम बोल करके किसी गर्भवती महिला का पेट फाड़ करके उसकी बच्चा को तलवार की नोक पे लहराने वाला हिंदू होना चाहते हैं, या गांधी की तरह इस देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए हे राम बोलते हुए सांप्रदायिक की गोली खा करके मर जाना चाहते हैं। ये आपको तय करना है। ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का लोकतंत्र चाहिए। आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना, इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर तो जंगल में रहता है या चिड़ियाघर में रहता है। एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया। अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया। बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और तुमको अगर लगता है कि सही में ये इतने मजबूत व्यक्ति हैं तो फिर क्या जरूरत है? बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे। चारों खाने। फिर भी अगर 2-4 पाकिस्तानी बंदूक लेकर के इधर उधर बच जाए तो प्रधानमंत्री सलमान खान की तरह शर्ट खोलेंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। ये क्या चल रहा है? अरे गांधी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये भरोसा नहीं करेगी कि इस हार मांस का व्यक्ति जो है वो चलता फिरता था, वो जिंदा था, वो इंसान था। वो थे गांधी। गांधी लाठी रख लेके चलते थे, किसी को डराने के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए लेकर के चलते थे। आधी धोती पहनते थे, आधी धोती लपेटते थे, और डिग्निटी के लिए उन्होंने खुद चरखा उठाया, अपना बाथरूम खुद साफ किया, देश की मजबूती के लिए रूरल इकोनॉमी की बात की, देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए ना सिर्फ बात की बल्कि जान गंवा दी। और आज गांधी के नाम पे, गांधी के इस देश को हम जिस तरफ लेकर के जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो रास्ता अंधकार और गड्ढे का रास्ता है। गांधी के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, भगत सिंह के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। और इन तीनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो बता रहा हूं कि इन तीनों में कॉमन ये था कि ये तीनों हर प्रकार की असमानता के खिलाफ थे और समानता के पक्ष में थे। और जब तक हम इक्वलिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे सोसाइटी में, देश मजबूत नहीं हो सकता है। और देश में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो कॉरपोरेट मोनोपोली है, उस कॉरपोरेट मोनोपोली को ब्रेक करके इस देश के भीतर जो छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। आप विचार करके बताइए कि 35,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया। 35,000 करोड़ रुपया यदि इस देश के इंजीनियर्स को दिया जाता तो वो इस देश में एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते थे, नया रोजगार क्रिएट कर सकते थे। आप सोच करके बताइए कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी जो कॉरपोरेट की जा रही है और किसानों को जो 10 पैसा माफ किया जा रहा है, वो यदि किसानों को माफ किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके पूरी दुनिया में जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के कॉम्पिटिटिव
जो पोजीशन है उसमें वो जा सकते हैं, उसमें जीत सकते हैं और वर्ल्ड मार्केट में भारत के जो उत्पाद हैं वो एक दबदबा कायम कर सकते हैं। कौन पैदा करता है घी? कोई घी पैदा नहीं करता है, कोई जो है लीची पैदा नहीं करता है, कोई आम पैदा नहीं करता है, कोई आलू पैदा नहीं कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को करके हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस देश के भीतर महिलाओं ने अलग अलग वक्त पे ये साबित किया है कि अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। इस देश के भीतर सच में अगर मेक इन इंडिया को ईमानदारी से लागू किया जाए, स्किल इंडिया को यदि प्रमोट किया जाए, लेकिन ये सारी बातें जुमले हैं, इसको अगर सच में लागू कराया जाए तो देश का एक बेहतर भविष्य हो सकता है। और जुमला मैं इसको क्यों कहता हूं? मैं इसलिए इसको जुमला कहता हूं कि आप कहते हैं स्किल इंडिया, स्किल इंडिया में इंजीनियर से ज्यादा स्किल किसके पास होगा? प्रत्येक साल हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं और टोटल जॉब क्रिएशन है वो 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में है। यदि इन 5 लाख इंजीनियरों को, इस ह्यूमन रिसोर्स को, इस स्किल लेबर को देश के निर्माण में इस्तेमाल किया जाए तो एक बेहतरीन और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। और मेक इन इंडिया की हकीकत क्या है? मेक इन इंडिया की हकीकत मैं आपको बताता हूं। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। उसको आपने राफेल बनाने का काम नहीं दिया क्योंकि वो आपको चुनाव में चंदा नहीं दे सकता है, आप हेलीकॉप्टर पे नहीं घूम सकते हैं, इसलिए आपने उसको ठेका नहीं दिया है। ये जो देश की स्थिति है, इस देश में हमको एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जिसमें गांधी की मीमांसा को शामिल किया गया। हमको एक ऐसे राजनीतिक मॉडल की जरूरत हो जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की राजनीतिक नैतिकता को शामिल किया जाए। और हमको एक ऐसे इक्वल भारत का निर्माण करना है जिसमें भगत सिंह और अंबेडकर की इक्वलिटी के पोजीशन को उसमें इंडोर्स किया जाए, उसको इंपोज किया जाए। इस तरह के इकोनॉमिक मॉडल को, इस तरह के पॉलिटिकल मॉडल को, इस तरीके के सोशल मॉडल को हम लोगों को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। आज हमारी लड़ाई सबसे बड़ी ये है कि जो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सौंपने के बाद कही थी कि इस देश में 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया है। जब तक 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक भारत में समानता का स्थापना नहीं हो सकता है। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के संबंध में जो सबसे जरूरी चीज है उसके संबंध में मैं एक बात बता दूं। मेरा काम नेल्सन मंडेला के ऊपर है, एपार्थाइड के ऊपर है। और एपार्थाइड के मूवमेंट में पूरा के पूरा जो साउथ अफ्रीका के भीतर लड़ने वाले लोग थे वो गांधी को अपना एस्पिरेशन मानते थे। और गांधी ने जो डिग्निटी के लिए वहां पे लड़ाई शुरू की थी वही आधार बना एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए। और उसी नेल्सन मंडेला ने एक बात कही है कि अगर आप समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है। इसीलिए जब हम 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू की बात कर रहे हैं तो इस देश में यदि महिला और पुरुष का वोट वैल्यू एक है, इस देश में यदि अंबानी के बच्चे का और आपके बच्चे का वोट वैल्यू एक है, तो इस देश में आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस बच्चे में अंबानी का बच्चा, जिस स्कूल में अंबानी का बच्चा पढ़ता है। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और ये जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, इस कॉमन एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करके, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके, सत्य और निष्ठा की परंपरा को मजबूत करके ही हम गांधी के सपनों का देश बना सकते हैं। और उस तरफ में हम जब आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से उसके लिए संघर्ष करेंगे, यही गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। Before we open this session for question and answer, may I request Mr. Raghunandan Rao, Collector of Hyderabad District, to kindly give this memento from Manthan as a token of our appreciation to Kanhaiya.
This was an absolutely electrifying talk. And now we open the session for questions. Yes, we will spend as much time as you want. Can we start with this young girl here in the blue? Yes.